हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की बिजनेस सेक्रेटरी फ्रेमवर्क की क्लासेस चल रही थी, जिसमें हम लोग माल विक्रय अधिनियम के बारे में पढ़ रहे थे कि क्या होता है। जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 है, उससे रिलेटेड चीज़ें या उसमें प्रोविजंस क्या क्या होते हैं। तो इसमें हमने शर्तें आश्वासन चैप्टर जो था उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था कि क्या होती है शर्तें आश्वासन, क्या है, क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। उसी में आगे आज हम पढ़ेंगे कि गर्भित शर्तें तथा आश्वासन, ये कुछ चीज हाँ ट्रस्ट की जा सकती हैं, कुछ होती हैं इम्प्लाइड, गर्भित होती हैं, साथ में जुड़ी रहती हैं, लेकिन उसको लिखा नहीं जाता या फिर लिखित नहीं होती है, मौखिक नहीं होती है। तो वो क्या रहेंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री होता है। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो गर्भित शर्तें और आश्वासन, पहले हम समझते हैं गर्भित शर्तों के बारे में कि क्या एम्प्लॉयड कंडीशंस होती हैं, फिर हम पढ़ेंगे वारंटी के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो शर्तें होती हैं, अगर उनका खंडन होगा या वो पूरी नहीं की जाती हैं तो जो कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है, वो समाप्त हो जाता है। लेकिन जो आश्वासन होता है, अगर उसको पूरा नहीं किया जा रहा है तो वहाँ पर कंपनसेशन मिल सकता है, क्षतिपूर्ति मिलती है, लेकिन अनुबंध समाप्त नहीं किया जा सकता। तो गर्भित शर्तों में क्या रहेगा। गर्भित शर्तें जो होंगी, पहला हो जाएगा माल के स्वत्व संबंधी शर्तें, कंडीशन एज टू टाइटल। स्वत्व क्या होता है, ओनरशिप की जो ट्रांसफर की जा रहा है, स्वामित्व ट्रांसफर किया जा रहा है। तो इसमें क्या रहता है कि जब तक कोई विपरीत, कोई अपोजिट सिचुएशन नहीं आ रही है, तब तक ये गर्भित शर्त रहती है कि जो विक्रेता होगा वो विक्रय की दिशा में माल को बेचने का अधिकार रखता है, कि वो गुड्स जो है वो उसके हैं और वो उनको सेल कर सकता है। और दूसरा क्या हो जाएगा कि विक्रय के ठहराव की दशा में स्वामित्व के हस्तांतरण के समय माल के बेचने का अधिकार प्राप्त होता है। कि जब ठहराव हो रहा होगा, क्योंकि आपको पता है पहले एग्रीमेंट होता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो ठहराव जब हो रहा होगा आपस में, एक ने प्रपोजल रखा, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, ठहराव बन गया, उसके बाद जब ट्रांसफर किया जाएगा ओनरशिप, तो वहां पर उसको ये अधिकार होता है क्रेता को भी कि वो उस माल को ले सकता है। ये हो जाएगा माल के स्वत्व संबंधी शर्तें। अब अगर हम इसमें एग्जाम्पल के उदाहरण की बात करें तो ए और बी दो व्यक्ति थे। एक व्यक्ति था ए और दूसरा व्यक्ति था बी। ए ने बी से एक मोटरसाइकिल क्या थी, ए ने परचेज करी। ए जो था वो बायर था और बी क्या था, सेलर था। उसने ए ने बी से बाइक ली। यहाँ पर बी ने क्या था, बी ने जो बाइक खरीदी नहीं थी, उसने चोरी करी थी। लेकिन ये बात ए को तो नहीं पता थी कि बी ने जो है वो बाइक चोरी से ली है। तो ए जो बाइक खरीद रहा है उसके ऊपर पेमेंट जो भी उसने करी, तो यहाँ पर ए उस बाइक को पाने का अधिकारी तो था, लेकिन बी की वो खुद की बाइक नहीं थी, इसलिए उसको विक्रय करने का अधिकारी नहीं था। लेकिन जो एक्चुअल में जिसकी बाइक थी, जब वो उसको पता चल गया कि ये बाइक उसने ए ने खरीदी है, तो उसने उससे वो वापस ले ली। तो यहाँ पर ए जो व्यक्ति होगा वो बी को जितने भी पैसे उसने दिए हैं उसको लेने का अधिकारी होगा। तो क्योंकि यहाँ पर ओनरशिप जो थी बी के पास नहीं थी, बी के पास ओनरशिप उसकी नहीं थी, क्योंकि वो बाइक उसकी नहीं थी। तो इसलिए ए जो होगा वो बी से जो भी अमाउंट है वो वापस ले सकता है। यही है माल के स्वतः संबंधी शर्त। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वर्णन द्वारा विक्रय के संबंध में, एज रिगार्ड्स टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन। मैंने आपको बताया था कि जो गुड्स होते हैं प्रीवियस वीडियो में वो कई तरह के होते हैं, तो नमूने द्वारा भी विक्रय किया जाता है कि कुछ सैंपल आपको दिखा दिए जाते हैं। उसके बाद उसी सैंपल, जैसे कि अगर हम लोग लेने जाते हैं चावल है, गेहूं है, कुछ भी लेने जाइए तो थोड़ा सा आप देख लेते हैं, उसके बाद आपने पूरी बोरी जो थी वो परचेज कर ली, तो सैंपल के थ्रू ही आपने खरीदा। यहाँ पर अगर उसके द्वारा, वर्णन द्वारा आप या सैंपल द्वारा खरीद रहे हैं, तो ऐसी दिशा में क्या रहता है कि इसमें भी एक गर्भित शर्त रहती है कि जो माल का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो सैंपल के तौर पे दिखाया गया है, बाकी की जितना भी अमाउंट आप ले रहे हैं, जितनी भी चीज़ आप ले रहे हैं, वो पूरी वैसे ही होगी। तो यहाँ पर क्या शर्त हो जाती है, पहली कि माल वर्णन से मेल खाएगा। दूसरा, यदि माल का विक्रय नमूने तथा वर्णन द्वारा दोनों के द्वारा किया गया है, तो ये पर्याप्त नहीं है कि अधिकांश माल मेल खाए, अर्थात जितना पूरा जो आप ले रहे हैं वो मेल खाए। यहाँ पर कंप्लीट होना ज़रूरी है, एक ही क्वालिटी का, एक ही तरह का माल आपको मिलना ज़रूरी है। अगर अलग-अलग तरह का मिलता है तो वो शर्त जो आपकी थी वो पूरी नहीं मानी जाएगी। तो एक ही जैसा होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें देखते हैं माल की किस्म या उपयुक्तता के संबंध में, एज रिगार्ड्स टू क्वालिटी और फिटनेस। क्योंकि
कभी कभी कुछ चीज़ें जो परचेज की जाती हैं हम उसकी किस्म देख करके, क्वालिटी देख करके ही उन चीज़ों को परचेज करते हैं। जैसे कि अगर गेहूँ है या चावल है तो उसमें बहुत तरीके के आते हैं। तो आप परचेज करेंगे तो आप लोग जो सैंपल देखेंगे तो वहाँ पर क्वालिटी अलग-अलग तरह की होती है। तो आपने जिस क्वालिटी के लिए जो भी खरीदने के लिए अनुबंध किया होगा, कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, आपको उसी का ही माल मिलना चाहिए। अगर आपकी क्वालिटी या जो भी माल है उस तरह का नहीं है तो वहाँ पर क्या है, एक गर्भित शर्त हो गई ना कि सेम वही आपको जो डिलीवर किया जाएगा। तो वहाँ पर क्या होगा, अनुबंध पूरा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि क्रेता का सावधानी का नियम यहाँ पर लागू होता है कि जब जो भी माल है उसकी जो डिलीवरी की जा रही है तो क्रेता चेक करे कि वही क्वालिटी दी जा रही है उसको जिसके लिए उसने ऐसे अमाउंट दिए हैं या फिर जो ऑर्डर दिया है। इस नियम में क्या कह रहा है कि माल क्रय करते समय क्रेता को स्वयं देख लेना चाहिए कि उसकी आवश्यकता उद्देश्य की पूर्ति के लिए है या नहीं है। अगर देखने में उससे कोई भूल चूक हो जा रही है तो वहाँ पर उसके लिए विक्रेता उत्तरदायी नहीं होता है और तो विक्रेता उसे वापस लेने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे जो दिया है कि कोई मशीन खरीदी किसी व्यक्ति ने, वहाँ पर उसने उषा सिलाई की मशीन के नाम से उस चीज़ को परचेज कर लिया, लेकिन जो कपड़ा या जो चीज़ वो सिलना चाह रहा था उस पर, वो उससे नहीं सिली जा सकती थी। तो यहाँ पर गलती सेलर की नहीं है, बायर की है। बायर को देखना चाहिए था कि जिस तरह की वो चीज़ परचेज़ कर रहा है, वो उसके लिए उपयुक्त है या नहीं है। तो वहाँ पर जितने की भी उसने ली थी, वो वापस उसको नहीं कर सकता विक्रेता को, ना ही विक्रेता उसका अमाउंट देने के लिए उत्तरदायी होगा। ये हो जाता है माल की किस्म या उपयुक्तता के संबंध। फिर आ जाता है माल की व्यापार योग्यता के संबंध में। इसमें क्या रहेगा कि जहाँ पर माल वर्णन के आधार पर ऐसे विक्रेता से क्रय किया जाए जो उसी प्रकार के माल को बेचता है, यानी कि सेम एज इट इज उसी तरह के माल को वो सेल कर रहा है, चाहे वह उसका निर्माता या उत्पादक नहीं है। यानी कि जरूरी नहीं कि वो बना रहा हो, उत्पादन कर रहा हो, प्रोडक्शन कर रहा हो, लेकिन वो उसको सेल करता है। तो ऐसी दशा में एक गर्भित शर्त रहती है कि माल व्यापार योग्य होगा, किंतु यदि क्रेता ने माल की जांच की हो और ऐसे दोषों के लिए भी गर्भित शर्त नहीं होगी। यानी कि अगर जांच करी है और उस जांच से ये पता लग सकता है कि वो वस्तु सही है या नहीं सही है, तो यहाँ पर क्रेता की जिम्मेदारी हो जाती है, क्रेता की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। जो माल वो परचेज कर रहा है वो पूरी तरह से देख समझ के ही ले। अगर उसमें सही से नहीं ले रहा है तो वहाँ पर क्रेता उत्तरदायी होगा। फिर आ जाता है व्यापार की रीति के संबंध में। तो व्यापार की रीति क्या होती है कि व्यापार की रीति के अनुसार भी माल की गुण उपयुक्तता अथवा किसी विशेष आशय के लिए गर्भित हो सकती है कि बिजनेस जिस तरह से कर रहे हैं या आप लगातार रेगुलर कस्टमर हैं, आप खरीद रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एक ऑटोमेटिक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि हाँ ये उसी क्वालिटी का उसी तरह का माल ही आपको सप्लाई कर रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो वहाँ पर ऑटोमेटिक एक गर्भित शर्त है कि वही चीज़ आपको वो देगा जो भी सेलर है, जो आप लगातार उससे खरीदते आ रहे हैं। तो वहाँ पर ये भी एक गर्भित शर्त बन जाती है। फिर आ जाता है नमूने द्वारा विक्रय के संबंध में एज रिगार्ड्स टू सेल बाय सैंपल। अगर सिर्फ सैंपल के थ्रू, नमूने के थ्रू जो भी चीज़ है वो परचेज की जा रही है, तो वहाँ पर ये शर्त रहेगी कि जितना भी सामान है, जो भी टोटल माल है, वो नमूने के मेल खाता है, नमूने के अनुसार ही होगा। सेकंड है, क्रेता को नमूने के साथ तुलना करने का उचित अवसर प्राप्त होगा कि वो चेक कर सकता है कि जो उसको सैंपल दिखाया गया था, एक्चुअल में वही चीज़ आई है या नहीं आई है। थर्ड हो जाएगा, माल में ऐसा कोई दोष नहीं होगा जिससे व्यापार योग्य ना रहे और जो नमूने की उचित जांच के बाद भी ज्ञात ना हो। यानी कुछ इस तरह की चीज़ें जो आपको सैंपल में तो अच्छी दिखाई गई, लेकिन एक्चुअल में जब वो प्रोडक्ट पूरा आपके पास आया तो आपने देखा कि वो चीज़ एज इट इज़ नहीं थी। जैसे कि कोई भी नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में तो पहले उसके छोटे सैशेज आते हैं। अगर ऑलरेडी मार्केट में उसके दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं तो कभी-कभी उसके साथ फ्री सैंपल भी आता है। लेकिन जब आप पूरा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, वो सेम वैसा नहीं होता है। तो वहाँ पर यही चीज़ कह रही है कि एक गर्भित शर्त रहती है कि जब पूरा सामान जो आप बड़ा खरीदेंगे वो एज़ इट इज़ ही होगा। तो ये हो जाती है नमूने द्वारा विक्रय के संबंध में गर्भित शर्तें। तो ये थी आपकी गर्भित शर्तें जहाँ पर अगर पूरी नहीं होती हैं तो अनुबंध समाप्त हो जाता है, खंडन किया जा सकता है। अब आ जाते हैं गर्भित आश्वासन पर, इम्प्लॉयड वारंटीज़ क्या-क्या होती हैं। पहली हो जाती है माल पर शांतिपूर्ण अधिकार एवं उपयोग का गर्भित आश्वासन कि जो भी हम गुड्स परचेज कर रहे हैं हमको ये अधिकार होता है अपने आप ही कि उन चीज़ों को हम आसानी से खरीद सकते हैं, उसमें कोई बाध्यता या कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी।
फिर आ जाता है माल के भार मुक्त होने का आश्वासन। इसमें क्या रहेगा कि प्रत्येक विक्रय के अनुबंध में जब तक कि अनुबंध की परिस्थितियों से कोई विपरीत आशय प्रकट नहीं होता है, तो गर्भित आश्वासन होगा कि ऐसा माल तृतीय पक्षकार के भार से मुक्त रहेगा। यानी कि हम जो भी माल परचेस कर रहे हैं, जो भी चीज़ खरीद रहे हैं, तो ये एक गर्भित आश्वासन है कि वो उस पर किसी थर्ड पार्टी का कोई भी राइट नहीं है। जो ओनर है जिससे आप परचेस कर रहे हैं उसी का ही राइट होगा। उसके बाद आ जाता है माल की गुण अथवा उपयुक्तता संबंधी गर्भित आश्वासन की क्वालिटी जो है माल की, जो प्रोडक्ट आपने लिया है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और जो जितना आपने पेड किया है, जिस क्वालिटी का आपने परचेस किया है सेम वैसी ही क्वालिटी निकलेगी। ये भी एक गर्भित आश्वासन होता है। फिर आ जाएगा माल की शुद्धता अथवा वास्तविकता संबंधी गर्भित शर्त। इसमें आपका इंडियन मर्केंटाइज मार्क्स अधिनियम लागू होता है। इसमें क्या रहता है कि जो भी प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हैं शुद्ध हैं, वास्तविक होनी चाहिए। तो आप देखते हैं कि जैसे गोल्ड खरीदिए तो उसमें हॉलमार्क होता है, तो वो जो कि शुद्धता की एक तरह की परख होती है, जांच होती है कि आपको ट्रस्ट होता है। इसके अलावा जितने भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो पैकेजिंग होती है उसके पीछे देखिएगा फस्टाई की जो है वो होता है उसपे कि हाँ, ये प्रोडक्ट क्या है, आपको हार्मफुल नहीं होगा आपके किसी तरह से। तो वो जो होता है गर्भित एक आश्वासन जुड़ा रहता है। फिर आ जाता है माल की खतरनाक प्रकृति को प्रकट करने के संबंध में गर्भित आश्वासन कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आप इस तरह का खरीद रहे हैं जिसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मेडिसिन परचेज करी तो उसके पीछे लिखा होता है कि अंडर 18 या अंडर 12 के बच्चे जो हैं उनकी क्वांटिटी कितनी होगी, कितनी क्वांटिटी में दिया जा सकता है, कितनी में नहीं दिया जा सकता है, सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं उसमें। तो वहाँ पर वो भी एक गर्भित आश्वासन होता है। तो ये हो जाएंगे आपके गर्भित आश्वासन। अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, शॉर्ट भी बनता है। क्रेता की सावधानी का सिद्धांत। क्रेता सावधान रहे, बायर बीवेयर। तो क्या है ये, आइए अब इसको देखते हैं। सबसे पहले तो मीनिंग इसकी क्या है कि कैविट इम्पिटर शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है क्रेता सावधान रहो। ये सामान्य सिद्धांत है कि क्रेता माल खरीदते समय सावधान रहे। इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जब भी कोई भी चीज़ हम लोग परचेस करने जाएं तो उसको अच्छे से देख कर रख लें, उसकी एक्सपायरी चेक कर लें, इसकी क्वालिटी चेक कर लें, सारी चीज़ें अच्छे से चेक करने के बाद ही हम उसको परचेस करें। अगर हमने सब कुछ देख करके चेक करके सामान लिया है तो वहाँ पर क्या रहता है कि विक्रेता का उत्तरदायित्व नहीं रहता, हमारा अपना होता है। जैसे कि अब तो ऑनलाइन बहुत सी चीज़ें आ रही हैं जिसमें ओपन बॉक्स डिलीवरी होती है। तो ओपन बॉक्स डिलीवरी में क्या रहता है कि हम जो भी आपके आया होगा डिलीवरी बॉय उसके सामने ही हम लोग खोल करके चेक कर लेते हैं कि वो सामान एक्चुअल में सही है, सही कंडीशन में है या नहीं है। तो वही चीज़ हो जाती है कि क्रेता को खुद सावधान रहना है, अपने विवेक एवं चतुराई से काम लेकर के कोई भी प्रोडक्ट गलत नहीं खरीदना, सारी चीज़ों को चेक करना है। आपने चेक करके ले गए फिर कुछ गड़बड़ निकलता है तो वहाँ पर सेलर जो होता है वो उत्तरदायी नहीं होता, आपकी अपनी ही जिम्मेदारी होती है, अपना ही विवेक होता है। तो निष्कर्ष में क्या बताया इन्होंने कि क्रेता की सावधानी के सिद्धांत के अनुसार क्रेता का कर्तव्य है ये सावधानी पूर्वक अपने विवेक को काम में लेते हुए पर्याप्त जांच करके यथोचित गुण किस्म उद्देश्य के लिए ही माल को खरीदे। उसके बाद विक्रेता उत्तरदायी नहीं होगा। कोई भी सामान आप लेकर आइए उसको चेक करके, उसके बाद अगर आप जाते हैं वापस करने तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो सेलर होता है वो रिटर्न नहीं करता। आपकी जान पहचान को तो शायद रिटर्न कर ले वरना आप जनरली नहीं करते। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं। क्या हैं आइए देखते हैं। पहला हो जाएगा क्रेता द्वारा उद्देश्य प्रकट करना, पर्पस एक्सप्रेस बाय बायर। जो क्रेता है अगर वो विक्रेता को सेलर को बता दे कि किस पर्पस के लिए वो उस चीज़ को परचेज कर रहा है, तो अब आ जाएगा उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, विक्रेता की, क्योंकि उसको बता दिया गया है, क्लियरली बता दिया है कि हमें किस तरह का सामान चाहिए। उसके बाद भी वो आपको मैनिपुलेट करता है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग खरीदने कुछ भी जाएँ तो सेल्समैन क्या करते हैं कि आपको दूसरी चीज़ें दिखाने लगेंगे और उसकी क्वालिटीज़ बताने लगेंगे और मैनिपुलेट करके आपको वो चीज़ें बेच देते हैं, जबकि वो आपके काम की नहीं होती हैं। तो वहाँ पर क्या है, कौन उत्तरदायी होगा? सेलर उत्तरदायी होगा, क्योंकि वो चीज़ आप नहीं लेना चाह रहे थे, आपको मैनिपुलेट करके वो चीज़ खरीदवाई गई। इसमें इन्होंने जो पॉइंट बताए हैं कि वस्तु को क्रय करने से पूर्व उसने क्रय का उद्देश्य विक्रेता को स्पष्ट या गद्य रूप से बता दिया है। क्रेता विक्रेता की वस्तु के विक्रय में कुशलता देख पर विश्वास रखता है। और थर्ड है, वस्तु ऐसी हो जिसे विक्रेता अपने सामान्य व्यापार के दौरान ही बेचता है। दूसरा हो जाएगा इसमें अपवाद, वर्णन द्वारा विक्रय होने पर, सेल बाय डिस्क्रिप्शन।
अब आपने कोई सिंपल सा हम लोग समझ लेते हैं, कोई सूट लेने गए, वहाँ पर हमने जो है पूरा डिस्क्राइब कर दिया कि हमको किस तरह का सूट चाहिए, कॉटन पे चाहिए है या फिर हमें किसी और फैब्रिक पे चाहिए, सारी चीज़ें हमने जो है अच्छे से बता दी, डिस्क्राइब कर दी और सेलर ने भी क्या किया, गर्भित शर्त फिर यहाँ पर आ गई, क्योंकि जब डिस्क्रिप्शन आ गया, वर्णन हो गया, तो यहाँ पर गर्भित शर्त आ गई कि उसके अनुसार ही हमको माल मिलना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर जो विक्रेता है, हाँ, जो सेलर है वो पैक करके आपको कोई दूसरी तरह की चीज़ दे देता है, तो यहाँ पर सेलर जो होगा वो उत्तरदायी होगा, आपका उत्तरदायित्व तो नहीं बनेगा। फिर आ जाता है व्यापार की परंपरा, यूजेज ऑफ ट्रेड। इसमें क्या रहता है कि कुछ व्यापार के रीति रिवाज तथा परंपरा के अनुसार माल की किस्म या उपयुक्तता की शर्त होती है कि उनका ये रहता है कि क्वालिटी उनकी वही रहेगी, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन वहाँ पर अगर तो उनकी जो एक समझ लीजिए गुडविल बनी हुई है, उस गुडविल पे आप सामान को खरीद लेते हैं बिना चेक किए, तो वहाँ पर ऐसी दशा में क्रेता का सावधानी का सिद्धांत लागू नहीं होता है। इसके बाद आ जाता है नमूने द्वारा विक्रय, सेल बाय सैंपल, कि अगर आपको कोई सैंपल दिखाया गया है कि इसके अनुसार ही आपको कंप्लीट डिलीवरी दी जाएगी, तो वहाँ पर भी क्या हो जाता है, गर्भित शर्त हो जाती है। और गर्भित शर्त हो जाने की वजह से अगर बाद में कोई दोष निकलता है तो उसके लिए ये उत्तरदायी विक्रेता हो जाता है, आपका उत्तरदायित्व तो नहीं बनेगा। फिर आ जाएगा कपट या छिपाव द्वारा बिक्री, सेल बाय फ्रॉड और कंसीलमेंट। तो इसमें क्या रहेगा कि किसी तरह का फ्रॉड करके, छल करके आपको कोई चीज़ जो है सेल करी गई है जो कि खराब थी। आपको देखने से नहीं पता चल पाया, लेकिन बाद में आपने देखा कि वो चीज़ खराब निकली, तो वहाँ पर भी उत्तरदायी सेलर होता है। फिर आ जाएगा पेटेंट अथवा ट्रेडमार्क के अंतर्गत बिक्री, कि यदि किसी विशिष्ट पेटेंट अथवा ट्रेडमार्क के अंतर्गत माल का विक्रय अनुबंध हुआ हो, तो वहाँ पर ये गर्भित शर्त नहीं होगी कि माल किसी विशेष उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा, अतः क्रेता की सावधानी का नियम लागू नहीं होगा। कि जो पेटेंट है या फिर ट्रेडमार्क है, जो होते आए उसके अनुसार आपने कोई भी चीज़ को खरीदा है, अनुबंध किया है, जैसे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके ट्रेडमार्क है, उन पर एक ट्रस्ट हो जाता है। तो ट्रस्ट जो हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर हम उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं और विशेष उद्देश्य के लिए अगर हमने स्पेशली खरीदा है, तो वहाँ पर क्रेता का सावधानी का सिद्धांत लागू नहीं होगा। फिर आ जाता है विक्रेता द्वारा मिथ्या वर्णन करने पर, मिसरिप्रेजेंटेशन बाय सेलर, कि अगर जो सेलर है वो गलत ही आपको बता रहा है। आप बहुत से, मैंने भी जनरली देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत से लोग आते हैं जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है और वो कोई सामान खरीदते हैं, तो कभी-कभी जो सेलर होते हैं वो गलत सामान दे देते हैं, वो सामान नहीं देते जो उनको आवश्यकता होती है और उन लोग को ज़्यादा जानकारी ना होने की वजह से वो लोग उसे परचेज़ कर लेते हैं। तो वहाँ पर भी क्रेता का सावधानी का सिद्धांत लागू नहीं होता। यानी क्रेता सावधान तो रहे, बहुत अवेयर रहे। तो आप लोग भी जब जाइए मार्केट कोई भी चीज़ परचेज़ करते टाइम, तो उसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक किया करिए, पैकेजिंग कब हुई है, डेट चेक किया करिए। अब तो इतना ज़्यादा डुप्लिकेट चीज़ें भी आ रही हैं कि एज़ इट इज़ सेम बिल्कुल होती हैं, डिट्टो होती हैं, उससे ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। तो ओरिजिनल और डुप्लिकेट का डिफ़रेंस पता करना भी मुश्किल होता है। तो उन सारी चीज़ों को देख कर के सामान को खरीदिए। यही है क्रेता का सावधानी का सिद्धांत। इसका स्लोगन भी ये बहुत प्रचलित हुआ था, जागो ग्राहक जागो के नाम से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से ये चैप्टर, चर्चित का आश्वासन। इसका नेक्स्ट चैप्टर जिसमें आगे है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।